Hi everyone. Lot of you have been asking what should be the plan for next 50 days. देखो शेड्यूल हो गया, प्लान हो गया, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट फ्यू चेकलिस्ट आर इनएविटेबल। आप कुछ चीज़ों को मिस नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग माई 90 डेज प्लान तो आप सब कुछ उसी हिसाब से करो, कोई प्लान में चेंज नहीं होगा। बट इस वीडियो में आई डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डेट विल हेल्प यू टू गेज योर प्रिपरेशन, डेट विल हेल्प यू टू चेक योर प्रोग्रेस लेवल। आप पिछले 30-40 दिनों से जो प्री की पढ़ाई करते हुए आ रहे हो, कुछ गलती तो आप नहीं कर रहे हो ना, डेट यू विल गेट टू नो। सी यू हैव 50 डेज़ लेफ्ट। और मुझे एक कमेंट आया था कि सर क्या 50-60 दिन सफिशिएंट है यूपीएससी प्री क्लियर करने के लिए। तो देखो, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप ज़ीरो से तैयारी कर रहे हो और अभी कल सोचे हो कि मैं 2 महीने में प्री क्लियर कर दूंगा, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और 2 महीने में प्री क्लियर करके कुछ मिलेगा नहीं, आपका मेंस क्लियर नहीं होगा तो आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे। इस वीडियो में हम बेसिकली उनकी बात करेंगे जो एटलीस्ट 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं प्री की या फिर यूपीएससी की, सो दैट जो उनकी बेसिक बुक्स हैं, बेसिक रिसोर्सेज हैं, वो एक बार कंप्लीट हो गए होंगे। यहाँ पे देखो, जो आने वाला 50 दिन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस के बीच का आप डिफरेंस समझो। मेंस में आप एग्ज़ाम के 20-25 दिन पहले भी नहीं पढ़ोगे या फिर पढ़ना छोड़ दोगे, फिर भी आपका मेंस काफ़ी अच्छा होगा। बट प्रीलिम्स में लास्ट के 50-60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यू कैन से कि मेक और ब्रेक का काम करते हैं। इन 50-60 दिनों को आप कैसे प्लान करते हो, कैसे यूटिलाइज़ करते हो, यही डिसाइड करेगा कि आप 2023 का मेंस लिखोगे या नहीं लिखोगे। आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो हिस्ट्री में एक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बिटवीन मराठा एंड दुरानी एम्पायर। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मराठा एम्पायर का अपर हैंड था, बट ड्यू टू लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वो फाइनल बैटल लूज़ कर देते हैं। सेम केस आपके साथ भी है। इन लास्ट के मोमेंट में आपको अपनी प्लानिंग को इस तरह से मेंटेन करके रखनी है, अपनी कंसिस्टेंसी ऐसी बनानी है कि 28 मई को जब आप पेपर देने जाएं तो कोई काश, कोई इफ़ या कोई बट ना रहे कि मैं ये कर लेता तो ऐसा रिजल्ट आता, या फिर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। मैंने आपसे लास्ट टू लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी आपको डाउट आप पूछो, और उन डाउट के बेसिस पे आई ट्राई टू गाइड यू कि आपके नेक्स्ट 50 डेज़ कैसे होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा आपको एक वीक के अंदर, 4:3:2 प्लान क्या है, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, कैसे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करें, हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। बट बिफोर एनीथिंग आई एडवाइस यू कि कन्विंस योर ब्रेन, कन्विंस योर बॉडी कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर कितना भी टफ आए, नो मैटर वॉट, आप यूपीएससी प्री क्लियर करोगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन डैट आई विल क्लियर 2023 प्रीलिम्स नो मैटर वॉट। किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेल्फ बिलीफ रखो कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। आप खुद पे डाउट रखोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जो फैमिली मेम्बर हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वो आपके ऊपर भरोसा रखें। देखो, आपका एग्ज़ाम जो है वो 28 मई को है। आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज़ बाकी है। लास्ट के एक हफ्ते में वैसे निकाल देता हूँ क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है। जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं सिंपली आप उसको रिवाइज़ करते हो। 2 महीना आपके पास है, अप्रैल एंड मई। देखो, अगर आपकी कुछ चीज़ें बची हुई हैं तो आप उनको अप्रैल में करोगे। अप्रैल मंथ में आप 75% नई चीज़ें पढ़ोगे, नई चीज़ें इन द सेंस की चीज़ें रिवाइज़ करोगे जो आपने पढ़ा हुआ है, और 25% आप रिवीजन पे दोगे। वहीं आप मई मंथ में जब जाओगे तो आपका 80-90% टाइम सिर्फ रिवीजन पे जाएगा। कोई भी नई बुक आपको नहीं उठानी है, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, अनटिल एंड अनलेस आपको ये पता हो कि इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाला है, तभी आप पढ़ोगे, नहीं तो उस बुक को नहीं छुओगे। अप्रैल में आपके पास करंट अफेयर पढ़ने को है तो आप उसको पढ़ लो। आप आर्ट एंड कल्चर नहीं किए हो तो उसको कर सकते हो, एंशिएंट मिडिवल नहीं किए हो तो उसको कर सकते हो। तो जो भी फ्रिंज टॉपिक है, जो भी हिडन टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल स्कीम्स हो गए, कम्युनिटीज़ के नेम्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, इंडिसेस हो गए, तो इन सारी चीज़ों को आप अप्रैल में याद करोगे अलॉन्ग विथ योर स्टैटिक सब्जेक्ट जो आप रिवाइज करोगे, एंड मई में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ सोर्सेज। मैंने सोर्सेज ऑलरेडी आपको पहले बता दिए हैं, और इस टाइम पे कोई भी रिसोर्स चेंज नहीं करना है। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ते आ रहे हो सिर्फ उनको रिवाइज करना है। 2 चीज़ें बाकी हैं, एक हो गया आर्ट एंड कल्चर, एक हो गया एंशिएंट, और दूसरा हो गया मिडिवल। इनका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट इन 2 और 3 डेज़। और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनको सिर्फ 3 से 4 दिन ही देना है। इनको आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं खींच सकते हो। इनका जो रिटर्न है बहुत ही मिनिमम है। तो आप एक टाइम सेट करोगे कि मुझे 3-4 दिन में ये सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं, और उस टाइम में आपका जितना हो जाएगा वो बोनस ही होगा। तो इसकी वीडियो मैं लाऊंगा 1-2 दिन के अंदर। बाकी सोर्सेज की बात मैंने कर ली है। जो भी सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करते रहना, चेंज बिल्कुल मत करना कहीं भी देख के। अभी क्या होगा ना कि यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, आप टॉपर स्टॉक देखोगे, कोई टॉपर ये बुक बताएगा, कोई टॉपर ये रिसोर्स बताएगा, और फिर आप डिस्ट्रैक्ट होगे कि ये भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं,
वो सब बिल्कुल नहीं करना है। खुद पे ट्रस्ट करो, जो रिसोर्स पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट करो, क्वेश्चन उसी में से आएगा, क्लियर वही कराएगा आपको। दी सेकंड थिंग इज़, बहुत लोग ये बोल रहे थे कि सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2020 का जब पेपर हो रहा था उस टाइम पे पेपर आई थिंक कि मई में शेड्यूल था, बट ड्यू टू कोरोना ये पेपर शिफ्ट होते होते अक्टूबर में चला गया। आपको मई से लेकर अक्टूबर तक का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ। उसके बाद भी जिनका होना था उन्हीं का हुआ, जिनका नहीं होना था उनका नहीं हुआ। तो यूपीएससी में आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर ये बोल दिया जाए कि आपका एग्ज़ाम 28 मई 2023 को नहीं होगा, 28 मई 2025 को होगा, फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जितना आपने पढ़ा है, उन्हीं में से आपको आउटपुट निकालना है। 100 के 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने होते हैं और ना ही 200 कट ऑफ जाता है। तो जितना आपने पढ़ा है, जो पहले पढ़ चुके हैं, वो मोर देन इनफ है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बस आपको क्या करना है, जो टाइम लेफ्ट है, जो डेज लेफ्ट है, उसमें उस चीज़ को पॉलिश करना है। एक पैटर्न मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ लोगों का कुछ सब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, वो उनका बेसिकली कंफर्ट जोन होता है और हमेशा वो लोग वही पढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को पॉलिटी पसंद है तो वो दिन का दिन सिर्फ पॉलिटी पढ़ते रहेंगे, कोई मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता रहेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर में पॉलिटी के 20-25 क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न के 12-15 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जो सब्जेक्ट आपको नहीं पसंद है, बेसिकली जो सब्जेक्ट आपका वीक एरिया है, उसको एटलीस्ट इन 2 महीनों में आपको एवरेज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत रटना होता है, इसलिए आप उसको छूना भी नहीं चाहते हो, बट फिर भी जो बेसिक चीज़ें हैं ना, एटलीस्ट वो देख लो। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार बनी ठनी का क्वेश्चन पूछ लिया था, एक बार पहाड़ी पेंटिंग का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप पहले पेज में देखोगे तो पहला ही टॉपिक मिलेगा आपको, और ऐसे क्वेश्चंस आपको गलत करके नहीं आने हैं। इन टॉपिक्स में बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं, उनको आपको नहीं छूना है, और ना वैसे क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड करते हैं। बट जो सिंपल क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो ना, यहाँ पे आप हज़ारों लोगों से पीछे हो जाते हो। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है उसको एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम दो और कम से कम उस लेवल तक पहुँचा दो कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो सब सही करेंगे, वो आप गलत ना करके आओ। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इन 50 दिनों में आपको कंसोलिडेशन करना है। जो आपने पिछले 2 महीने 3 महीने में पढ़ा है, उन चीज़ों को एक करने का, ऑर्गेनाइज करने का टाइम यही है। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट या मिडिवल नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लो। बाद में पीटी आपको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट कर लो। पीटी की नई एडिशन भी आ गई, जैन टू फेब। एक और बुक आएगी, वो फेब टू अप्रैल रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप अप्रैल मंथ में कर लो, ताकि जो मई का महीना है, जहाँ आपको 25-26 दिन मिलेगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें 2 बार रिवाइज हो जाएँ। एक रिवीजन आपका 1 से लेकर 14 मई के बीच में हो जाए और दूसरा रिवीजन आपका 15 से लेकर 27 मई के बीच में हो जाए। ये तभी पॉसिबल है जब आप अप्रैल मंथ को काफ़ी जुडिशियली यूज़ करोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कितने आवर्स डेडिकेट करें, कितने घंटे पढ़ें। मुश्किल से आपके पास 50-55 दिन है, तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर यही है कि जितना हो सके, जितना आप दे सको उतना पढ़ो। बट फिर भी एक ऑप्टिमम टाइम या फिर मिनिमम टाइम की बात करें तो कम से कम आपको 8 से लेकर 10 घंटा देना होगा। पहले की बात होती आज से 3-4 महीने की, तब मैं ये ज़रूर बोलता कि आप डेली 8 से 9 घंटा 10 घंटा नहीं दे पाओगे। लेकिन अभी आपको गोल दिख रहा है, आपको पता है कि 28 मई में बहुत ज़्यादा दिन बाकी नहीं है और आपको मिशन मोड पे काम करना होगा। तो दिमाग को आप प्रिपेयर कर लो कि हर दिन कम से कम मुझे 8 से लेकर 10 घंटा देना ही है। कैसे भी करके मुझे इतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट मी, लोग इससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम पे 8 से 10 घंटा बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको एक स्ट्रेच में बैठ के नहीं पढ़ना है, बीच बीच में गैप दे के पढ़ते रहो, बट क्यूमुलेटिव ऑन एवरेज आप 8 से 10 घंटा निकाल लेना। कई बार ऐसा होगा ना कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, बट उसके बाद दैट 1 घंटा आप एक्स्ट्रा दोगे, जो 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे, वही चीज़ आपको क्राउड से अलग कर देगा। और देखो, ये सब कहने वाली बात नहीं है। अभी आपका यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका क्लियर नहीं होगा। वो लोग अपने आप को गैदर करेंगे, रिकलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से वो लोग प्री का एग्ज़ाम देंगे और काफ़ी लोगों का प्री क्लियर भी होगा। तो वो जब इतने कम स्ट्रेच में 15-20 दिन के टाइम पीरियड पे प्री क्लियर कर सकते हैं, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। सिर्फ मैटर ये करता है कि आप उतना टाइम देने के लिए, उतना आवर्स देने के लिए, उतना हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। देखो, जब आप 8 से लेकर 10 घंटा पढ़ोगे तो अपने पूरे दिन को ना 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेना। आई वुड से कि 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, 4 घंटा, 3 घंटा और 2 घंटा। इन 4 घंटों में जो आपका स्टैटिक सब्जेक्ट है, चाहे पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आप वो देखोगे। इसके बाद जो ये 3 घंटा बचेगा, इसमें कोई और सब्जेक्ट पढ़ना आप। देखो, मैं अभी आगे बात करूंगा कि आपको एक सब्जेक्ट को 1 वीक तक चलाना है और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इस वीक में कंप्लीट हो जाए। बट आपको 1 वीक में सिर्फ 1 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, दिन में आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। अगर आप डेली नहीं चल पा रहे हो तो ऑल्टरनेट डेज पे चलो। एक दिन आप टेस्ट लगाना, दूसरे दिन आप सब्जेक्ट पढ़ना, क्योंकि अगर पूरे वीक आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बहुत बोरियत आ जाएगी।
इसके बाद जो ये 2 घंटा है यहाँ पे आप करंट अफेयर कर सकते हो। देखो करंट अफेयर करने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि आप एक स्ट्रेच में कंप्लीट कर लो। फॉर एग्जांपल आप एनवायरनमेंट उठाए हो या फिर साइंस एंड टेक का पीटी उठाए हो, उसको आप एक स्ट्रेच में कंप्लीट कर दो 2 या 3 दिन दे के। या तो फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हो हर दिन 2 घंटा या 3 घंटा करके। मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हो तो जिस सब्जेक्ट का आप स्टैटिक टॉपिक पढ़ोगे उसी का करंट अफेयर पढ़ना। आप यहाँ पे मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स का ही करंट अफेयर पढ़ना। यहाँ पे साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो तो यहाँ पे साइंस एंड टेक का करंट अफेयर पढ़ना। तो ये आपका है 4:3:2 प्लान। यहाँ पे जो ये 3 आवर्स है ना, ये ऑल्टरनेट डेज चेंज होता रहेगा। एक दिन आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ लेना, एक दिन आप टेस्ट सीरीज दे देना, इससे बोरियत फील नहीं होगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और जो बहुत लोग का डाउट है वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। देखो कंसिस्टेंसी और डिस्ट्रैक्शन ये हैंड बाय हैंड जाता है। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होगा तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। और इन 50 दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंट रहना। एक दिन भी आप मिस आउट नहीं कर सकते हो। आप 10-12 दिन पढ़ने के बाद भले एक दिन ब्रेक लो, बट डेली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उसके लिए जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना, उनको हटाने पड़ेंगे। आपको सोशल मीडिया से कट ऑफ होना पड़ेगा। कोई भी आपकी फैमिली प्रॉब्लम मान लो चल रही है तो कोशिश करना कि उस प्रॉब्लम को आप अपनी प्रॉब्लम ना बनाओ, एटलीस्ट इन 50 दिनों के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना गोल आप शेयर मत किया करो किसी के साथ। जो आप कर रहे हो ना, आप साइलेंटली करो, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। डैट इज़ वाई हो सके ना तो आप किसी को मत बताओ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नहीं तो एक मेंटल प्रेशर आ जाता है। आधे टाइम तो हम यही सोचते रहते हैं कि नहीं होगा तो हम क्या जवाब देंगे। कोई ये पूछेगा क्या कर रहे हो, तो कितने साल से तैयारी कर रहे हो। 500 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इसी टाइम आपके दिमाग में आएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के ग्रुप्स जो हैं वो तो आप बिल्कुल छोड़ ही दो। कम से कम 50 दिन के लिए तो भूल जाओ कि कुछ इंस्टाग्राम होता है, कुछ फेसबुक होता है। देखो डिस्ट्रैक्शन का एक पॉइंट ये भी है ना, मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और कुछ चीज़ आप देखे आपको नहीं समझ में आया, फिर आप ये सोचते हो कि मैं नेट पे सर्च कर लेता हूँ। आप सर्च तो एक चीज़ करने जाते हो, बट उसके बाद उसके अलावा दुनिया भर की चीज़ें आप देखने लगते हो। कब आपका 1 मिनट 1 घंटा हो जाता है, कब 1 घंटा आपका 10 घंटा बन जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप पढ़ने बैठो, आप एक काम करो, अपने साथ एक A4 शीट ले लो या फिर डायरी ले लो। जो भी डाउट आपको आए आप डायरी में लिखते जाओ। जब आपकी पहली सीटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद जितने डाउट आपने कलेक्ट किए हैं उसको सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो। बीच में पढ़ाई छोड़ के कोई चीज़ आप सर्च करने जाओगे नेट पे तो वो आपकी कंसिस्टेंसी, वो जो चेन है ना, वो ब्रेक हो जाएगा। नाउ कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए। देखो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ हम टेंजिबली देख पाते हैं, जिस चीज़ को हम मेज़र कर पाते हैं, उसी चीज़ का हम वैल्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल लोग जिम जाते हैं और 1-2 महीने के बाद जिम करना छोड़ देते हैं। रीज़न बीइंग कि उनको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। आप जब तक कंसिस्टेंटली 3-4 महीना जिम नहीं करोगे, आपको अपनी बॉडी में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और वहाँ तक लोग जाना नहीं चाहते हैं। सेम गोज़ फॉर स्टडी। जब आपको टेंजिबली दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया है। आज 24 घंटे में आपने 1 घंटा पढ़ाई की है सिर्फ, आपने 2 घंटा पढ़ाई की है सिर्फ। तो जो ये गिल्ट की फीलिंग है ना, वो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगी। तो आप क्या किया करो कि जितने घंटे पढ़ाई किया करो, कोशिश करो उसको नोट डाउन कर लो। आपके फ़ोन में टाइमर हो या फिर स्टॉप वॉच हो, जब भी पढ़ने बैठो आप वॉच ऑन कर दो। ये देखो कि आप कितने घंटे बैठ रहे हो, उसको नोट डाउन कर लो। दिन के लास्ट में जब आप बैठोगे, कैलकुलेट करोगे कि पूरे दिन आपने कितने घंटे पढ़ाई की है, फिर आपको टेंजिबली दिखेगा कि आप कितना एफर्ट दे रहे हो। दूसरा चीज़ ये है कि बर्नआउट हो जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद मन नहीं करता है। आपने दोपहर में खाना खा लिया, आपका सोने का मन करेगा, 2-3 घंटा वहाँ सो गए, फिर उठोगे तो बॉडी वैसे ही थोड़ी वीक रहती है। थोड़ा चाय पी लेते हैं, थोड़ा बाहर घुमाते हैं और इसी चीज़ों में टाइम ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप प्रॉपर शेड्यूल प्रिपेयर करो। आपका 1 दिन का शेड्यूल क्या होगा और आपका 1 वीक का शेड्यूल क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ शेड्यूल प्रिपेयर नहीं करना है, उसको फॉलो भी करो। अगर आप 1 घंटे की सीटिंग दे रहे हो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटे की सीटिंग दो। ऐसे 2-3 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद आप 1 घंटा 1.5 घंटा का ब्रेक लो, फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो। ये तो आपका डेली का ब्रेक हो गया। इसके बाद आप वीकली या फिर 10 दिन में ब्रेक ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 10 दिन पढ़ लिया, 12 दिन पढ़ लिया, आपको मन नहीं किया, एक संडे आप पूरा ब्रेक ले लो। बट जब आप ब्रेक ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने संडे को ब्रेक लिया है और मेरा नेक्स्ट टाइम टेबल ये है कि मैं मंडे से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, तो कोशिश करो कि संडे को रात से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो मंडे को आप बहुत लथार्जिक फील करोगे। थोड़ा सा हेड स्टार्ट आपको पहले से मिला रहेगा ना, तो मंडे को आप फुल पोटेंशियल से पूरे ज़ोर से लग जाओगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, जिससे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर सकते हो। एंड फाइनली देखो, गोल तो है ही। आपने अगर ये सोच लिया है, आपको पता है कि आप 28 मई को एग्ज़ाम देने जाओगे, आपका प्री नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा आपके साथ, आपको कैसा फील होगा, ये डर आपके मन में रहेगा या फिर आपको ये मोटिवेशन आपके मन में रहेगा, तो कहीं कोई बाहर से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोटिवेशन। आप डिसिप्लिन्ड हो तो मोटिवेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। द नेक्स्ट एंड दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इन 50 दिनों में बुल्स आई को हिट करना है। व्हाट डज आई मीन व्हेन आई से यू हैव टू हिट बुल आई? देखो, ब्लाइंडर्स लगा के आपको नहीं पढ़ना है कि सिर्फ आप कोई बुक उठाए और जैसे घोड़ों के आंखों में ब्लाइंडर लगा होता है ना, उनको सिर्फ सामने का दिखता है, वैसे आपको नहीं पढ़ना है कि लक्ष्मीकांत उठाए या फिर स्पेक्ट्रम उठाए और A to Z आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए। पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपको उन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि आई एज्यूम कि आप एक बार लक्ष्मीकांत, एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ चुके होंगे, आपको बेसिक स्टोरी पता होगी। तो इस वक्त जो इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आपको फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में 2 चैप्टर हैं, एक फंडामेंटल राइट हो गया, एक पार्लियामेंट हो गया, और दूसरा नीति आयोग हो गया, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया, या फिर आप कहो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया। तो यहाँ पे दोनों चैप्टर्स को आपको बराबर टाइम नहीं देना है। फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा टाइम देना है। बाकी जो नीति आयोग हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया, उनको बहुत कम टाइम देना है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट रखनी है। उसी तरह आप मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछता है। खासकर 1915 के बाद आफ्टर गांधी अराइवल आपको एक एक इवेंट पता होना चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में इस पोर्शन को आप ज़्यादा फोकस करोगे एज़ कम्पेयर टू जो 1857 के पहले के इवेंट हैं। जैसे आप ये देखो, ये हिस्ट्री की 1 लाइनर है, यहाँ पे ये क्रोनोलॉजी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कई बार ये डेट भी याद रखना होता है, क्योंकि जब आसपास चीज़ें होती हैं, जैसे 5 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, 23 मार्च को एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह हुआ, 26 मार्च को कराची सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, इसके बाद 7 सितंबर को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, गांधीयन एरा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हर सब्जेक्ट में कुछ कोर एरिया है, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है और आपको उन पे फोकस करना है। एक ना पैरेटो प्रिंसिपल होता है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि जो 20% पेपर है या फिर जो आप 20% पढ़ते हो, उससे ही 80% क्वेश्चन आते हैं या फिर 80% रिजल्ट आता है। तो सेम गोज़ फॉर यूपीएससी ऑल्सो। सब कुछ आपको नहीं पढ़ना होता है, एक बेसिक आइडिया आप चीज़ों का ले लो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थीम्स है उनको रिवाइज करने पे फोकस करो। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज यू आर हैविंग रेस अगेंस्ट द टाइम। आप समय के खिलाफ दौड़ रहे हो, आपके पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम आपके पास है। तो जितना जुडिशियली यूज़ कर सको उसको ट्राई टू यूज़ दोज टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एंड लास्टली 2 पॉइंट आपको याद रखना है, और इन पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको 2 ग्राफ दिखाता हूँ। पहला आपका हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ग्राफ। इसमें ये होता है कि कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एक टाइम के बाद उसकी जो यूटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। आपने इकोनॉमिक्स में बहुत ही फेमस एग्जांपल सुना होगा। मान लीजिए आपको भूख लगती है तो आप कुछ खाते हो, आपने 1 बिस्किट खाया, आपका थोड़ा पेट भरा, आपने 2 खाया, थोड़ा और भरा। ऐसे करते करते मान लीजिए आपने 1 पैकेट बिस्किट ख़त्म कर दिया, उसके बाद जब आप दूसरा पैकेट खाओगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। उस सेकेंड बिस्किट की कुछ यूटिलिटी नहीं होगी, बल्कि वो नेगेटिव रिटर्न देगा, आपका पेट और ख़राब होगा। सेम चीज़ को आप किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लक्ष्मीकांत बहुत पसंद है, आपको स्पेक्ट्रम बहुत पसंद है और आप उसको पढ़ते जा रहे हो, तो एक टाइम के बाद ना उससे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। पॉलिटी में मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं, आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ लिए, आपने टेस्ट सीरीज लगा लिया है, आप 17-18 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो एंड डेट इज़ इनफ। उसके बाद भी आप सिर्फ लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हो क्योंकि वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। आप दूसरे टॉपिक पे ध्यान नहीं दोगे और पॉलिटी की यूटिलिटी एक टाइम के बाद कम हो जाएगी। द सेकेंड कर्व इज़ द फॉरगेटिंग कर्व। और इसीलिए कोई चीज़ को रिवाइज़ करना, बार बार रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, कोई चीज़ आप पढ़ते हो ना, उसके 20 मिनट बाद ही कम से कम 40% चीज़ें आप भूल जाते हो। 1 घंटे बाद आप 50% भूल जाते हो और 1 हफ्ते बाद आपको सिर्फ 20% चीज़ें याद रहती हैं। तो बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में घुस जाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप पढ़ के जाओ क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। आपको कई ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप डायरेक्टली नहीं जानते होगे, बट जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉलेज एक्वायर की है उनसे आंसर निकालना होगा। अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होता है ना कि हमको लगता है कि हमको ये पता है, सोचते हो यार थोड़ा सा याद है, कहीं कहीं याद आ रहा है, इसको तो पढ़ा था, उसको तो पढ़ा था, और इसी चक्कर में आपको ये लगता है कि आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया है, बट वो फाइनली आपका आंसर गलत हो जाता है। तो ये जो डेल्मा है, ये डाउट है, वो एग्जाम में बिल्कुल ना रहे, उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम देना होगा रिवीजन को। एंड द 4th पॉइंट इज़ लर्निंग स्ट्रेटेजीज़। आप इन 50 दिनों में 2 स्ट्रेटेजी अपनाओ कोई चीज़ पढ़ने के लिए। पहला एक्टिव लर्निंग, दूसरा पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में जो चीज़ें आप रिवाइज कर रहे हो उसको MCQ के थ्रू टेस्ट करो, उसको मॉक पेपर के थ्रू टेस्ट करो, PYQs के थ्रू टेस्ट करो, या फिर फॉर एग्जांपल आपने पूरे दिन कोई चीज़ पढ़ा है तो रात में 1 घंटा बैठ के आप सिर्फ ये सोचो कि आपने क्या पढ़ा है। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है। बिना बुक खोले सिर्फ दिमागों में चीज़ों को रिवाइज करो।
इस तरह चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चीज़ों को रिटेन कर पाओगे। एंड द सेकंड थिंग इज़ पैसिव लर्निंग। अभी आप इस बीच देखोगे ना, काफ़ी मैराथन सेशन आपको देखने को मिलेंगे। 12 घंटे में पॉलिटी ख़त्म हो जा रही है, 10 घंटे में हिस्ट्री ख़त्म हो जा रही है, तो आप उन मैराथन सेशंस को रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, फिर आप 12 घंटे का 10 घंटे का मैराथन सेशन देख के जाके एग्ज़ाम में बैठ जाओ, उसका फ़ायदा होता नहीं है। देखो क्या होता है ना कि आपको ये लगेगा कि सेंस ऑफ कंप्लीशन हो गया है, आपने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, बट एक्चुअली जब आप कोई चीज़ बुक से पढ़ते हो तब वहाँ पे आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो, और अगर क्वेश्चन वहाँ से आते हैं तो आप सॉल्व कर लेते हो। आप लैपटॉप में आराम से बैठ के किसी का सेशन देखोगे 10 घंटे 12 घंटे में सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, वो आपको लगेगा कि कंप्लीट हुआ है, बट क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसको एज अ रिवीजन पर्पस यूज़ करो, मेन पढ़ाई के लिए नहीं। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हो गए, फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हो, कोई इंडेक्स हो गया, मैपिंग हो गई, प्लेसेस इन न्यूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बट जो बल्कि सब्जेक्ट हैं, जो कोर एरिया हैं, उनके लिए आप मैराथन सेशन पे डिपेंडेंट मत रहो। दी 8th पॉइंट इज़ टाइम टेबल या फिर शेड्यूल। देखो ये बहुत सब्जेक्टिव है, मैं आपको टाइम टेबल बना के दे दूंगा, आपके पढ़ने का टाइम क्या है, आपके पढ़ने की इंटेंसिटी क्या है, ये वेरी करती है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही पर्सनलाइज्ड है। बस यहाँ पे ये करो, जब भी आप टाइम टेबल प्रिपेयर करो तो कोशिश करो कि आपको एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है। हो सकता है किसी के लिए 7 दिन ले ले, किसी के लिए 5 दिन ले ले, बट ऑन एन एवरेज आपको एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है, क्योंकि आपके पास टाइम ही उतना बचा हुआ है। और जब भी आप शेड्यूल प्रिपेयर करना तो स्टार्टिंग में जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल आपका इकोनॉमिक्स हो गया या फिर ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप पहले पढ़ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ लोगे तो लास्ट तक आपको याद रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ पढ़ोगे जो याद करने वाली चीज़ है, जो रटने वाली चीज़ है, वो आपको 1 महीने बाद 40 दिन बाद जाके फिर रटनी होंगी। तो इसीलिए जो मगिंग वाली चीज़ें हैं उनको आप लास्ट में करो, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उनको आप पहले कंप्लीट कर लो। द 9th एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, एक्चुअली इसको नंबर 1 पे होना चाहिए, इज़ योर हेल्थ। किसी भी हालत में आपको अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और इन कुछ दिनों में कोशिश करो कि बाहर का जो फूड है ना वो मत लेना। एकदम सिंपल फूड खाना आपको फोकस रहने में हेल्प करेगा, आपको कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बाहर का आप तला हुआ खाओगे, मसालेदार खाओगे, तो फिर आप आधे टाइम तो पेट पकड़ के ही बैठे रहोगे। और कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी आई है, तो कहीं भी आप बाहर निकल रहे हो ना, मास्क पहनना स्टार्ट कर दो। बहुत लोग की आदत छूट गई है, बट प्लीज़ मेक श्योर कि कहीं भी आप निकल रहे हो, चाहे लाइब्रेरी जा रहे हो या फिर आप बाहर 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी जा रहे हो, तो मास्क पहन लेना। ये तो रही फिजिकल हेल्थ की बात। दिस सेकंड एस्पेक्ट इज़ आपकी जो मेंटल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वो बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड होगी इस वक्त। जैसा मैंने पहले बताया है ना कि 100 टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा, और खासकर अगर आपका तीसरा चौथा अटैम्प्ट है, आपने पहले प्री क्लियर नहीं किया है, तो और भी टेंशन होगी। इन केस में आप क्या करो कि जहाँ से भी हो सके आप हेल्प लेने की कोशिश करो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं ना, आप उससे डिस्कस करो। अगर आपके पास कोई डिस्कस करने वाला नहीं है, कोई डाउट आपके मन में आ रहा है, तो आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल करो। थोड़ा टाइम देखो लग सकता है रिप्लाई करने में, क्योंकि ह्यूमन कंस्ट्रेंट है, बहुत मैसेज आते हैं, बट आई मेक श्योर कि भले 1-2 दिन हो जाए, मैं रिवर्ट बैक ज़रूर करूँ। सेकेंड थिंग इज़ स्लीप साइकिल। आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आप स्लीप साइकिल सुधार लो, आप सुबह 6 बजे 7 बजे उठना स्टार्ट कर दो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट कि जब आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो पहला आपका रूटीन सही हो जाता है, और दूसरा आपको दिन बहुत बड़ा लगने लगता है। बट मान लीजिए आपका साइकिल नहीं बन पा रहा है अभी, तो इस चीज़ का आपको प्रेशर नहीं लेना है कि इसी चीज़ में आप परेशान रहो कि यार मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, शाम को उठ नहीं पा रहा हूँ, और इन्हीं चीज़ में आपका दिन चला जा रहा है कि टाइम सेट कर लूँ मैं। अभी जैसा चल रहा है चलने दो, जब मई का टाइम आएगा ना, तो क्या करना कि एक दिन पूरा जग जाना, रात में सो जाना, और अगले दिन आप सुबह उठ जाओगे, फिर जो आपका साइकिल है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी इसके लिए परेशान मत हो, परेशान होने के लिए वैसे बहुत चीज़ें हैं, तो उन पे फोकस करो। स्लीप साइकिल आप सुधार लोगे, इसका टेंशन मत लो। एंड द लास्ट पॉइंट इज मास्टर द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो को ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों ने अभी तक देखा है। उसमें बेसिकली मैंने बात की है कि आप पेपर में एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ कर सकते हो। उस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ये देख सकते हो, ये उसी वीडियो का PDF है। इस PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना, आप फाइल सेक्शन में जाके इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक 2.0 सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको देख लेना। क्योंकि देखो 80-90 नंबर आप नॉलेज से ला सकते हो, बट उसके बाद ना नॉलेज का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है। डायरेक्टली आप नॉलेज नहीं यूज़ करते हो, बहुत चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपने कहीं पढ़ी हैं, कहीं सुनी है, कुछ आप एलिमिनेट कर लेते हो, कुछ गेस कर लेते हो, कुछ क्वेश्चन में हिंट खोज लेते हो, वहीं से नंबर बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट के फ्यू ईयर्स में UPSC का कट ऑफ जो है वो 90s के अराउंड रहा है, लेकिन आपका टारगेट 90s नहीं होना चाहिए कि मैं 92, 93 स्कोर करूँगा। और देखो आप कितना स्कोर करोगे ना, ये डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ आता है।
आप आज सोच के नहीं जा सकते हो कि मैं 110 या फिर 115 स्कोर करूंगा, बट आप ये सोच सकते हो कि जितना मैक्सिमम पोटेंशियल है मेरा उतना तो स्कोर करना ही है। एंड फॉर डैट आपके हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक टॉपिक और है, वो है आपका सी सेट। सी सेट को देखो किसी भी हालत में भूलना मत। आप जीएस को मास्टर कर लोगे, जीएस में 200 में से 200 स्कोर कर दो, बट सी सेट में आप 33% स्कोर नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सारी मेहनत आपकी साल भर की धरी रह जाएगी। तो अगर आपने सी सेट बिल्कुल नहीं पढ़ा है, इन 50 दिनों में सी सेट को पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने सी सेट पे ऑलरेडी 3-4 वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख के आइडिया ले सकते हो कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आता है, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अप्रोच करना होता है। मैं और वीडियो सी सेट पे लाऊंगा, बट सी सेट को किसी भी हालत में इग्नोर मत करना आप। आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि सी सेट को इग्नोर मत करना आप। प्री निकलने का जितना दुख होता है उससे कहीं ज़्यादा दुख ये होता है कि सी सेट की वजह से आपका प्री नहीं निकला। तो कोशिश करो कि वो सिनेरियो आपको बिल्कुल फेस ना करना पड़े, और इसीलिए सी सेट को प्रिपेयर कर लेना। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इन 50 दिनों में ध्यान रखना है, और आई होप यू जस्ट एक्सेल दिस एग्ज़ाम।